तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। गबन का भाग 6 साथ में पढ़ते हैं। तो रमानाथ ने जवानों के साथ स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीवराई थी। तो इसका मतलब कि रमा जैसे जवानों का स्वभाव होता है, जैसे जवान लोगों का स्वभाव होता है कि बहुत कुछ बोलते हैं, अपनी कमियों को छिपाते हैं और अपने अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो इसने बहुत कुछ ज़्यादा ही बता दिया था जालपा को। तो रमानाथ ने अपने जवानों के स्वभाव के अनुसार, जो लड़के होते हैं ज़्यादा बोलते ही हैं लड़कियों के सामने, तो रमानाथ भी बहुत कुछ ज़्यादा बोल चुका है। तो अनुसार जालपा से खूब जी उड़ाई थी मतलब बहुत कुछ बोला था, जिसको हम लोग बोलते हैं फेंकता है, फेंकू टाइप का, वैसा ही खूब बढ़ कर बातें की थी। हमारी ज़मींदारी है, कई हज़ार का हमारा वहाँ से नफ़ा हो जाता है, वहाँ से कई हज़ार रुपये आ जाते हैं, बैंक में रुपए पड़े हैं, उनका सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कही गई कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अपने गहने वापस कर दो ना थोड़ा सा, तो जालपा क्या बोलेगी? तो रमानाथ को वह पूरा लवाड़िया समझेगी, एक नंबर का फेंकू इंसान है। कैसा इंसान है ये? बोला पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि हमें नीच समझने लगेगी। शायद आपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी हमारी। तो दयानाथ बोल रहा है, हमने तो दीनदयाल से यह कभी नहीं कहा कि हम लखपति हैं, तो कैसी बदनामी भाई? तो बदनामी तो होनी ही थी कि चढ़ावे में जो जो सामान आए थे, अब क्या, अब लौटाने को बोल रहा है। तो अब दिया हुआ सामान अब आप किसी को गिफ्ट दें, 1500 रुपये का गिफ्ट दिए, आपके पास पैसे कम पड़ रहे, आप उसका पैसा नहीं चुका पा रहे, तो अब क्या बोलेंगे? सामने वाले को से गिफ्ट मांगने जाएंगे कि भाई गिफ्ट देना 500 रुपया, वो गिफ्ट लौटाना है, सर आप 500 रुपया अभी तक लौटाया नहीं है, तो बड़ा ही बदनामी वाला बात है ही। तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं? रमानाथ पापा से विद्रोही किस्म का भाव, जैसे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा विद्रोही टाइप का है। पापा का बात सुनने वाला लड़का नहीं है, विद्रोही टाइप का है। तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे? आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही तो किया था, या कुछ और? बोल रहे हैं कि हमने कब कहा था कि हम लखपति हैं? तो रमानाथ बोल रहा है कि आपने ये सब इतना सारा सामान लेके गए थे, ये सब क्या था? ये सब तो यही दिखाने का तरीका कि हम अमीर हैं, दूसरा कुछ थोड़ी बता रहे हैं। तो दयानाथ बोले, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या फिर गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं है। राह थी अगर टाल सकता था, पैसे नहीं देगा, अब ज़बरदस्ती उसका कैसे? अब अगर वो पैसे नहीं देना चाहे तो शराब क्या, ज़बरदस्ती उसके घर में आके पैसे निकाल के लेके जाएगा? तो पर वो ऐसा आदमी नहीं था, वो देना चाहता था। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वो देगी ही नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे वापस? माने किसी को कोई मांग रहा है, उसको गहने देना है, अगर ये बोल के अगर जालपा से वो गहने लेगी तो जालपा बोलेगी कि हाँ 1 सप्ताह हो गया, कितना दिन के लिए? 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कितना दिन के लिए लेगी? उसके बाद दो हमको गहने। उसके बाद 2-4 दिन बाद कहाँ से लाएंगे गहने? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाए, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए बोले, हाँ बाद मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। मुलम्मा अगले वीडियो में बताऊंगा मुलम्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मुलम्मा उड़ जाएगा मतलब कि वही कुछ होगा कि फिर से बदनामी होगी। माने मुलम्मा माने उस डुप्लीकेट गहना है जो सिटी गोल्ड का होता है, वैसा टाइप का। तो अक्ल कुछ
वो खुद ही बोले, फिर बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा डुप्लीकेट गहना, सोने के गहने की जगह ऐसे गहने कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो मुझे तो यही सोचता है कि सारी स्थिति उसे सही सही जाके समझा दी जाए। उसे थोड़ा दुख ज़रूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। आगे उसको समझ में आ जाएगा हमारी परिस्थिति कैसी है, आगे वह ऐसी बात नहीं करेगी। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा जालपा को। जब वो उससे कहेगी तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा? तुम तो इतना बोल के रखे थे जमींदारी है, बैंक के रुपए है, क्या हुआ? इतना सब बोल के रखे थे तुम, क्या हुआ? विरक्त भाव से रमा बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ ना होगा। आप क्या शराब को 2, 4, 6 महीने टाल सकते हैं? आप देना चाहे तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर आप घूस लें तब। तो दयानाथ पूछ रहे, कैसे मैं 1000-1200 रुपया कैसे दे सकूंगा? तो रमानाथ बोल रहे कि उसी तरह जैसे आपके भाई लोग करते हैं, घूस लेकर। तो दयानाथ बोल रहे हैं, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया कि जाओ और जालपा से अपनी सही स्थिति के बारे में बता दो। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब उस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था, दयानाथ झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों को राग अलापे जाए। यह कहा कि रमानाथ बुरी तरह फंस गया था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज न करेंगे। तू बोल रहा था कि ले लीजिए घूस, 3-4 महीने में आप तो दे ही देंगे, उतना तो पैसा 1000-1200 रुपया तो हो ही जाएगा। लेकिन रमा को पता था कि इतने सालों से इन्होंने घूस नहीं लिया, अब ये ज़िंदगी का लास्ट समय है ही इनका। क्या ये अब घूस लेने जाएंगे? नहीं लेने जाएंगे। तो जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वह न चाहता था। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच नहीं होगा, दयानाथ, और यही वह नहीं चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। तो अगर कोई आप लोग सुन रहे होंगे, कोई लड़का होगा तो वो लोग समझ के डींगे मारिएगा। असलियत सामने आ ही जाती है बाद में, सामने तो नहीं आती है पहले में, बाद में असलियत सामने आ जाती है। मैंने ऐसा होता भी है कि शुरू में लड़के खूब पैसा उड़ाते हैं, फिर बाद में खुद बोलते हैं अपनी मासूका को कि कुछ पैसे हैं, वो दे भी देती है। तो पहले ये उसका खर्चा उठा रहा होता है, फिर बाद में 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद वो इसका खर्चा उठा रही होती है। तो ऐसा होता है कई बार। तो अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। जालपा की अनुपम छवि ने, जालपा बड़ी सुंदर थी, रमा उतना सुंदर नहीं था। रमा को बंदर के हाथ में नारियल मिल गया था, उस टाइप का, लंगूर के हाथ में अंगूर। जालपा ज़्यादा खूबसूरत थी, माने रमा को उतना खूबसूरत नहीं मिल सकती थी लड़की, उस टाइप की बात है। अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? मन में सोचता था कि क्या मैं इसके योग्य हूँ? वाह, ये कितनी सुंदर है, ऐसी इसके मन में भाव आ रहा है। जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाई थी, कभी अपनी धोती न छाटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी के धोती की खींच तक न सी थी। धोती, लड़कियों की धोती। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए महरी थी।
ये 50 रुपये कमाते थे, लेकिन बस यहाँ बर्तन वर्तन मांजने के लिए नौकर थी। और रमा के पास तो 4 चपरासी थे, ये थी मैंने दीनदयाल के पास 4 चपरासी, और नौकर भी कई सारे थे। जालपा को काम नहीं करना पड़ता था, कभी झाड़ू नहीं दी है, अपना कपड़ा नहीं सी कभी खुद से। तो ऐसी ही है जालपा। और यहाँ पर क्या हाल है देख ही सकते हैं, जबकि जालपा के पापा सिर्फ 5 रुपये महीना कमा रहे हैं और दयानाथ जी 50 रुपये महीना कमा रहे हैं, फिर भी बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फ़र्क क्या जाने, शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही ना पड़ा था। यह कई बार पति और सास से साश्चर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है। वो पूछ चुकी थी सास से अपने कि यहाँ कोई नौकर नहीं है। जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को दूध मयस्सर न होता, बच्चों को दूध पीने के लिए नहीं मिलता था, और जालपा के घर में दूध दही कुछ की कमी नहीं थी। तो देखिए हाल क्या है। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। अब रमा क्या ही कर सकता था अपनी ढाक जमाने के लिए कि वो उतनी अमीर है, उसके पास इतना सारा पैसा है और रमा के पास पैसा नहीं है। तो ये इक्वल का मामला नहीं है। लड़के लोगों में तो जो शादी होता है, विवाह होता है, तो पति और पत्नी, पति हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पत्नी उससे ऊपर की होती है तो पति को अच्छा नहीं लगता है कि ये पत्नी मुझसे ज़्यादा हाई फाई है, ये अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए क्या किया, ऐसे तो है नहीं, नीचे ही है जालपा क्या, तो ये अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए डींगे हाँका कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतना वो है, उतना वो है। तो लड़के डींगे हाँकते हैं, लड़कियां सावधान रहे। ठीक, तो बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। घर का किराया 5 रुपया था। रमानाथ ने 15 बतलाए थे। घर का किराया 5 रुपया, जो घर में, हाँ, भाड़ा के घर में रहते थे, अपना घर नहीं था, और 5 रुपये का भाड़ा था। और बोलता था कि 15 रुपया महीना से, जितना तुम्हारा पापा कमाई नहीं है, 5 रुपया महीना तुम्हारा पापा कमाते हैं, 15 रुपया हमारे घर का भाड़ा है, तुमको पता है। मैंने ऐसा बोली, इससे तो नहीं बोली थी, मैंने बोला था रमानाथ कि 15 रुपया हमारे घर का भाड़ा है। लड़कों की शिक्षा खर्च जानते हो, लड़के की शिक्षा खर्च होता है 40 रुपया, जबकि होता था 10 रुपया। उसका जो छोटा भाई था, उस समय उसे उसकी जरा भी शंका ना थी कि सारा भांडा एक दिन फूट जाएगा। लेकिन आप लोगों को तो पता है, सच सामने आ जाता है, सच को जितना भी छिपाया जाए। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होती, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा, यह कौन जानता था। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होती, मिथ्या ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। अगर उसने ये डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। एक सेकंड, इस लाइन को कर लीजिए थोड़ा टेक। कहा गया कि मिथ्या दूरदर्शी नहीं होती। ये सब लाइन जो होता है, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये सब लाइन कोट करके पूछा जा सकता। मैंने ये लाइन तो पूछा नहीं जा सकता। अभी शायद एमसीक्यू आप लोग का पेपर होगा, तो एमसीक्यू पेपर में क्या पता कहाँ से पूछ दे। पहले व्याख्या टाइप का होता था, तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे, मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता है, व्याख्या करें, वही तो ये सब पूछा जाता था। ठीक, तो वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले, उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं था कि जो उसे आगे उलझनों में डाल ना दे। अब क्या उपाय है, पैसा कहाँ से लाए, पैसा किसी से मांगने जाए, 1000 रुपया मांगने जाएगा, फिर उसको कहाँ से लौटाएगा, मांग के दे, कैसे दे, शराब को जाके बोले कि बाद में देंगे, शराब से टाइम मांगे 4 महीना 3 महीना, लेकिन टाइम मांगेंगे तो उसके बाद कैसे देंगे उसको पैसे। ये तो निकम्मा कुछ काम धाम करता है नहीं, तो कैसे होगा मैनेज। सिर्फ उसके पापा ही काम करते, उसके पापा काम करते तो सारा घर में खर्च चला जाता है। दलदल में न फंसाता, एकाएक उसे एक
एक चाल सूझी। अब देखिए इसको क्या चाल सूझती है। उसका दिल उछल पड़ा, इतना अच्छा आइडिया आया कि उसका दिल खुश हो गया। और फिर जब वो बोलने गया कि पापा, लेकिन फिर बोल ही नहीं सका, इस बात को मुंह तक नहीं ला सका वो। फिर बोला, फिर उसका मन एकदम से उदास हो गया और खुद को गाली टाइप का दे रहा है। ये कितना नीचता, कितना कपट, कितनी निर्दयता, अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता। प्रेयसी उसकी प्रेमिका, अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी धूर्तता कि इतना ज़्यादा ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ। इस टाइप का इसके मन में सवाल आ रहा है कि मैं इस टाइप का कैसे सोच सकता हूँ। उसके मन ने इसे धिक्कारा। अगर उस वक्त उसे कोई 1000 रुपये दे देता तो उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। कोई उसको 1000 रुपये दे देता तो उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। रमा बोल रहा है, क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते। तुम जाओ ना, मांग लो, तुम चाहो तो मांग सकते हो, तुम उसके पति हो, तुम उसको जाके सच बताओ। तो ये बोल रहा कि हमारे लिए मुश्किल है, मेरे लिए उसके लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है तो मुझे शर्म आती है। रमाई बोल रहा है, तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है, ये कथन जो है ये दयानाथ जी का ही है। मुझे शर्म आती है, ये कथन रमा का है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी। मैं एक बार नहीं 1000 बार बहू को कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपनी आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। मैंने बहू से नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे आशा मत रखो, मैं वहाँ से घूस लेने वाला नहीं हूँ। अगर घूस लेते हुए पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी और ये मेरा आखिरी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव ही है। ऐसा कलंक लेके मैं नहीं मर सकता। बहुत मुश्किल से इज्जत बनाई जाती है, तो इज्जत को थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, इसी नहीं जाने देते हैं बूढ़े लोग अपनी इज्जत को। तो अब कुछ समय और ही था, उसके बाद तो रिटायर ही हो जाते हैं। तो किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते। तुम ही अपनी माँ से पूछो। ऐसे तो हमारे ऐसे कुअवसर माने ऐसी परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं आती। तो सभी के जीवन में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन परेशानियों का समाधान निकालना पड़ता है। तो अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी नमोदन बोला, मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि आदमी अपना चिंता पड़ा रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं। तो जागेश्वरी बोल रही है कि मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि आदमी चिंता में रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं, नहीं तो आज मेरे पास भी गहने होते। इसके पापा जो थे, जब भी मुश्किल आता था तो इसी के गहने ले जाकर बेच देते थे और घर में पैसे आ जाते थे। एक एक करके सब गहने निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था। ये तुम्हारे पापा क्या दिए हैं? इसी हमारी मम्मी लोग भी बोलती है कि तुम्हारे पापा क्या दिए हैं इस बार। हमारे ज़माने में चढ़ावा आया था, 5000 से कम का चढ़ावा नहीं था। तुम्हारे पापा तो 3000 का चढ़ावा लेके गए, मेरे घर से 5000 का चढ़ावा आया था। सोचो 5 साल भी नहीं टिका 5000 का स्वाहा। तुम्हारे पापा थे ही, मैंने बोलना चाहते, ये अपने मन में बोलना चाहिए, तुम्हारे पापा निकम्मे आदमी थे, क्या ही कहा जाए। 5 साल में ही सारा छूमंतर हो गया, तब से एक छल्ला भी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। दयानाथ बोले कि शर्म नहीं करना होगा, जाओ मांगो उससे पैसे। पैसा नहीं है हमारे पास, कल आने वाला है सर्राफ, उसको पैसे देना है, तुम जाओ लेके आओ पैसे। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए तो उठा लाऊं बिना बोले। यह कहते कहते लज्जा क्षोभ अपनी निष्ठा के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई, उसकी आंखें नीची हो गई। दयानाथ ने भौंचक होकर कहा, उठा लाओगे उससे छिपाकर? रमानाथ ने तीव्र कट से कहा, और अब क्या समझते हैं,
रमानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोला, नहीं, मैं ऐसा करने न दूंगा। दयानाथ ने अपने माथे पर हाथ रखा, दयानाथ बोला और बोले कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया। रे तो करना क्या है तुमको? आपको दयानाथ जी, आपको करना क्या है? पैसे नहीं है, बहू से मांगने को कह रहे हैं, ये इतना डींगा हाँक चुका है, अब ये जाके बोलने जाएगा तो फिर वही मामला हो जाएगा। ये जालपा यहाँ, जालपा इतनी अमीर, रमा उससे बहुत नीचे, तो क्या ही कहा जाए। एक तो नौकर नहीं है इसका घर में, उसके घर में नौकर था, इधर इसको खुद काम करना पड़ रहा है, नौकर नहीं है अजीब। तो अंकल जी अब क्या बोल रहे देखिए, मैंने छल कभी नहीं किया और ना कभी करूँगा। वाह, तो नहीं करना चाहिए, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए यह फरेब, कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो क्या होगा? कहीं वो जान गई कि हमने उसके गहने उठा के उसको दे दिए शराब को, और उससे तब उसको कैसा लगेगा? तब तो और बुरा हो जाएगा। तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। अगर फंस गए तो जो कमज़ोर दिल वाले आदमी होते हैं, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म के होते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि पकड़े गए तो क्या होगा। ठीक, तो आप लोग भी अच्छे, आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा, कभी ऐसा करने का मन करे तो पकड़े गए तो क्या होगा। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? रमानाथ बोले, आपको इससे क्या मतलब? वो मेरे बारे में क्या सोचे? मुझसे चीज़ें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले लेने की ज़रूरत ही क्या थी? आपके पास पैसे नहीं थे तो व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते उतना ही लेके जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा, मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे इस सर पे ये मुसीबत की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों को कभी ले जाने ही नहीं देता। तो बोलता है, गुस्सा हो जाता है आदमी लोग, बोलता है इस तरह का बात। दयानाथ लज्जित हुए कि उनका अपना बेटा इस तरीके से ऊंची आवाज़ में उनसे बात कर रहा है, और ऐसा दिन किसी भी पिता के नसीब ना हो। लेकिन बच्चे लोग, लड़के करते हैं अपने पिता से ऊंची आवाज़ में बात, कभी कभी गुस्सा आ जाता, नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है। इतने पर भी चंद्रहार ना होने से वह हाय तौबा मच गई है। दयानंद कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वह हाय तौबा मच के ले गई। इतना सारा सामान लेके गए हैं, एगो चंद्रहार नहीं था, तो ये देखिए, देखो कैसे कर रही है। अजीब औरत होती है, औरतें अजीब होती है। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? रमानाथ, कि अगर हाय तौबा मैंने हमारी मजाक उड़ती, वो लोग मजाक बोलते कि कैसे लोग हैं, इतने ही सारे गहने लाए हैं, इतना कम गहना लाए हैं, 1000 रुपये गहना लाए हैं। तो रमा बोल रहे कि ये सबसे होता क्या? जैसा हम लोग का सोच है, वो हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो ना पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर ये आफत सिर पर आई, और मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर सब्र करना ही पड़ेगा। हाँ, दयानाथ चुप हो गए। दयानाथ नहीं जीत पाते आर्गुमेंट। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए, जैसा वो करते हैं, जाके न्यूज़पेपर हाथ में लेंगे और पढ़ने लगेंगे। यह उनका नित्य का नियम था। जब 1 2 4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ ले, उन्हें खाना हजम ना होता था। पत्रिकाएं एंड मैगजीन्स, उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं और बहुत सारे अगल बगल के अपडेट्स होते हैं। अपडेट्स मैंने वही अखबार टाइप का है। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंता और बाधाओं से उनकी जान बचती है। तो जब पढ़ने लगते हैं तभी से उनकी चिंताएं जो है, घर के लिए चिंता नहीं रहती। रमा भी वहाँ से उठा, पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कमरा अलग तो था नहीं,
तो जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। अपने कमरे में जपना और जालपा का कमरा अलग नहीं था, एक ही था। तो एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्त से गपशप करते। दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। मैंने एक ऐसा रूम था जो उसमें ये लोग ये सब करते थे, ये हॉल टाइप। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आसपास देखते हैं कि आज अगल बगल में लोग क्या कर रहे हैं और बच्चे उन्हीं की नकल करते हैं। तो इनके जो छोटे भाई लोग हैं वो भी अगल बगल गए होंगे, देखे होंगे घूम घाम के कि बड़े लोग क्या खेल रहे हैं। देखा होगा वहाँ पर खड़े होकर और इन लोगों के मन में भी आया होगा कि खेल के देखते हैं। तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। तो बच्चे कैसे होंगे ये आसपास के माहौल पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे होंगे। कुछ पेरेंट्स ही जो होते हैं वो ख़राब माहौल से भी बच्चे को अच्छा बना पाती हैं। नहीं तो 80% बच्चे, ख़राब माहौल अगर रहेगा तो 100 में से 80 बच्चे बिगड़ ही जाते हैं, 80% बच्चे। ठीक, तो पर ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं बचाया जा सकता, उनको भी अच्छा बनाया जा सकता है। पर गार्जियन को मेहनत करनी होगी। आप लोग कीजिएगा, आप लोग अच्छे गार्जियन बनिएगा। तो गोपी का 13वां साल था। विश्वम्भर का नवा। इसके दोनों भाई का नाम, ठीक है, इनके दोनों भाई का नाम लिख लीजिए। गोपी का 13वां साल था, इसके छोटे भाई का नाम गोपी और एक भाई का नाम है विश्वम्भर, जो कि एक 13 साल का था और दूसरा क्या था, विश्वम्भर 9 साल का था। तो इसको लिख लीजिए। दोनों रमा से थर थर कांपते थे। तो बड़ा भाई जैसा होता है वैसी रमा भी था। रमा खुद खूब ताश खेलता था, खूब शतरंज खेलता था, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में उसकी खुजली होने लगती थी, जैसे हम लोग का बड़ा भाई का होता है। मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है, आप लोगों का कोई होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वो लोग दिन भर घूमते रहे, लेकिन आप जब घूमने निकल जाइएगा तो लोग डर के कूटने लगते कि क्यों घूम रहा है अभी। खुद रात को 8-9 बजे तक घूमता है, 10 बजे तक घूमता है, और आप 7 बजे बाहर निकल जाइए, पकड़ के एक झापड़ दे के बोले कि 7 बज रहे तुमको घर नहीं जाना। तो ऐसे ही होता है। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करें, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कण कौवा उड़ाते देखकर उनके बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। तो ये जो दयानाथ थे एक अच्छे पिता थे। वो बच्चों को मारते नहीं थे। बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे लातों के भूत होते हैं, कभी कभी मारना चाहिए उनको, कभी कभी 2-4 पेंच लड़ा देते हैं। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते थे उतना ही पिता से प्रेम करते थे। अच्छे पिता थे ये दयानाथ जी। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की परीक्षा कर रहे थे। अब उसको लगा कि रमा भैया देख लिए हैं, सिर झुकाए लग रहा था अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे, इसे कर ही रहा था। देखिए रमा आया सामने बैठ गया, कुछ बोला नहीं, क्योंकि रमा तो दूसरा टेंशन में है। उसने तो देखा ही नहीं लोग ताश खेल रही है क्या कर रही, तो दूसरा टेंशन में आके बैठा हुआ है। आया सामने आके बैठ गया, पर रमानाथ ने चपट नहीं लगा। मोहरे पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, गोपी तुमने भंग की दुकान देखी है ना, नुक्कड़ पर है आगे। तो गोपी ने बोला कि हाँ हाँ देखी, क्यों नहीं है। तो वहाँ जाकर 4 पैसे का माजून ले लो और दौड़े हुए आना। तो क्या मंगाता है, माजून, इसको भी लिख लो, माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। माजून कुछ फूल टाइप का, और आते हुए मिठाई आधा सेर मिठाई भी लेते आना जालपा के लिए। ठीक, कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीज़ें ले आया। जालपा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुबन, वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। बहुत अच्छा दृश्य था। रात को छत पर थी,
जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। चंद्रमा को देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं रात को छत पे जाके चंद्रमा को। तो जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। ध्यान से देख रही थी चंद्रमा को। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद ना आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली ले आया, मुस्कुराता हुआ आया चारपार पे। तो लड़की लोग का यही होता है, मूड स्विंग होते रहता है। एक ही बार में रोने लग रही है, हंसने लग रही है, खुश हो जा रही है, उदास हो जा रही है, तो वैसी होती है अजीब सी ये लोग। मुस्कुराता हुआ आया, चारपाई पर बैठा। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? बूझ जाओ तो जानो, रमा बोलता है जालपा। हंसी का गोलगप्पा है, रमानाथ। मतलब? नींद की गठरी होगी। मतलब? तो प्रेम की पिटारी होगी, रमानाथ। ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। ठीक, प्रेम की पिटारी होगी। प्रेम की पिटारी, ये सब का मतलब क्या है कि क्या पता क्या है मतलब। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों की शीतल, हाँ तो वो जो माजुन था वो फूल ही था, फूल लाने के लिए कह रही थी, ये गजरा टाइप। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के गहने, देखते हैं आगे क्या होता है। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पान दान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी, उसको खिलाएगी रमानाथ को। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर ग्लानि हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या लेके आया है, ये फूलों के गहने पहना रहा है, क्योंकि वो उसके असली गहने चुराने के लिए आया है। तो वो इसको बताना चाहता है कि तुम फूलों के गहने पहनो, तुम्हारे पास सोने के गहने के लिए, आप लोग समझ रहे हो, सोने का गहना तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम इसमें बड़े सुंदर लगते, तुम फूलों की देवी हो, सोने की देवी नहीं हो, ऐसा ये बताना चाहता है। लेकिन जालपा थोड़ी समझेगी अभी। देखते हैं क्या होता है। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रमोल्लसित नज़रों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह उधर कर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक ना सका। रमा को बहुत ग्लानि हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब नहीं दे सकता था? मैं क्यों बोला कि हाँ, मैं जालपा से मैं गहने लेके आऊँगा? क्या जालपा से घर की तरह साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसके तो हम लोग के अंदर अंतरात्मा होती है जो कि हम लोग को बताती है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जब हम गलत करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि गलत कर रहे हो, मत करो। तो वही इसके अंदर भी आवाज़ आ रही है कि गलत कर रहे हो, मत करो, ऐसा गलत है। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नज़रों से फिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असहाय थी। जालपा ने प्रेम सरस नज़रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देख कर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे। तो मैं सोचती कि तुम कैसे होगे। मेरा मन मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे।
तो जैसा कि हमने देखा था, बताया था कि मैंने कि वो शादी हुआ था तो वह नहीं जानती थी कि ना रमा ही जालपा को देखा था और ना जालपा रमा को देखी थी। तो जब जालपा के दादाजी देख कर गए थे तो बखान कर रहे थे, बखान माने तारीफ कर रहे थे कि लड़का इतना अच्छा है, लड़का सर्वगुण संपन्न है, ऐसा है वैसा है। ठीक। तो रम ये सब बता रही है और वह जालपा अपने मन में चित्र बनाती थी कि मेरा पति ऐसा होगा वैसा होगा। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब नहीं दिया रमा ने। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखिया तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। जा सहेली लोग, ये तो बड़ा मुश्किल है। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही नहीं थी। तारीफ कर रही है अपने पति का। तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा थी, तुमसे बातें करने की। जब तुम अंदर गए तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए, याद है शहजादी? रमा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जलपा, अजी वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी शहजादी, रंग रूप में अच्छी थी और झगड़ा लगाने में भी अच्छी थी, वही शहजादी, आप लोग को तो याद आया होगा, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। लड़कियां देखती हैं कि लड़के किसको देख रहे हैं किसको नहीं देख रहे हैं, नजरें बचा के। तो ये देख रही थी कि ये जो मेरा पति है रमा, वो शहजादी को किस नज़र से देख रहा है, कैसे देख रहा है। उसको याद है तुमने उसी की ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गिर गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसीक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया, बेचारी रुआसी हो गई। याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा, अच्छा अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? अच्छा, तो पहले ये समझते, ये रमा ने बोला कि मुझे तो याद तो नहीं है। अगर बोल देते अच्छा अच्छा शहजादी की बात कर रही हो, तो जालपा अच्छा सा बताती इसको कि तुमको अभी तक वो याद है। अच्छा, तो अच्छा हुआ कि रमा ने ऐसा नहीं बताया। तो रमा जालपा खुश हो गई कि नहीं, उसने दूसरी लड़कियों पे ध्यान नहीं देता है, ऐसा नहीं है मेरा पति। अगर याद रहता तो बताती वो उसको। लेकिन फिर पूछती है कि अब की बार चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? बाजार की तरफ क्यों क्यों पूछ रही है ऐसा? चंद्रहार लाए कि नहीं लाए? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जाल, जाओ, मैं तुमसे ना बोलूँगी। रोज़ हीले हवाले करते हो। अच्छा कल ला दोगे ना? तो रमा का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व जितना सारा सामान है उसको ले जाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। ये बेचारी सोच रही कि मैं इसको चंद्रहार ला के दूंगा, मैं तो इसके सारे सामान को लेने आया हूँ। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी मैं आया कि कोठे से कूद कर अपने प्राणों का अंत कर दे। उसको सुसाइड करने का मन किया। उस टाइम वो इतना नीच बात सोच सकता है उस लड़की के लिए जिसके साथ उसके जीवन भर रहना है, जिसके लिए उसको अपना सब कुछ लुटा देना चाहिए था। उसी का सब कुछ लूटने आया, मैंने उसका सामान लूटने आया है। तो ठीक है, बस आज के लिए उतना ही। आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। ठीक है, टाटा बाय बाय।